हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एग्ज़ाम सोच चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए पर्यावरण का जो सीरीज़ लेकर आए हैं, इसमें आपको 550 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, यह हमने आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यूपी टेट हो गया, आपका सुपर टेट हो गया, लेखपाल हो गया, यूपीएसआई हो गया, या जहाँ भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूपी टेट और सुपर टेट के लिए है, या किसी भी स्टेट का यदि एग्ज़ाम है और जहाँ पर पर्यावरण आती है, या कहीं का भी टेट का एग्ज़ाम है या कोई भी एग्ज़ाम बना रहे, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है यह। और यहाँ पर हमने सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपको यहाँ पर सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो भाई सबसे पहले हम आपको एक बात बता दें कि हमें यहाँ पर आपको क्वेश्चनों का आंसर देते जाना है, तुरंत की तुरंत कमेंट करिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हम पढ़ते जाएंगे, आपको हम 1 से 2 सेकंड का समय देंगे ताकि आप क्वेश्चन का आंसर दे सकें, क्योंकि क्वेश्चन हमें फास्टली करना है, ठीक है, और अच्छे से करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में ग्रेट निकोबार जीवमंडल कहाँ स्थित है। तो भारत में ग्रेट निकोबार कहाँ पर है बताइए। तो ग्रेट निकोबार सबको पता है कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में। कहाँ पर है, अंडमान निकोबार। भारत में सुंदरवन जीवमंडल स्थित है। तो बताइए भाई, सुंदरवन जीवमंडल कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो बताइए भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, सहारा मरुस्थल है। कौन सा है, सहारा मरुस्थल है। तो भाई ये देखिए, आप ज्योग्राफी के टॉपिक में जाइए मरुस्थल वाले में, और हमने आपको एक एक क्वेश्चन जो है ट्रिक बेस पे याद करवाया है, ठीक है। ट्रिक बेस से ही हमने सारे क्वेश्चन आपको याद करवाए हैं। भारत का सबसे बड़ा अगर भारत की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो थार मरुस्थल है। कौन सा है, थार मरुस्थल है। सारा मरुस्थल नहीं, सारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा, सहारा है, ठीक है। तो भारत का अगर सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करी जाए तो थार मरुस्थल है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारत में मानस जीवमंडल किस राज्य में स्थित है। तो मानस जीवमंडल बताइए कहाँ पर स्थित है, असम में है, ठीक है। मानस, तो देखिए मानस, तो मानस का मतलब है कि कोई व्यक्ति आपकी बात नहीं मान रहा है तो आप उसको क्या करेंगे, कसम दिलाएंगे। क्या करेंगे, कसम दिलाएंगे। कसम से असम, ठीक है। तो मानस जीवमंडल किस राज्य में स्थित है। जब आप कोई बात आप उसको कह रहे हैं और वो नहीं मान रहा है तो फिर आप उसको क्या देते हैं, कसम देते हैं। क्या देते हैं, कसम से असम, ठीक है। तो मानस जीवमंडल किस राज्य में स्थित है, असम में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि उत्तराखंड जीवमंडल स्थित है। तो उत्तराखंड जीवमंडल, तो बताइए भाई उत्तराखंड में ऐसा कौन सा जीवमंडल स्थित है। तो बताइए उत्तराखंड में जीवमंडल स्थित है। तो उत्तराखंड में जीवमंडल उत्तराखंड के नाम से ही स्थित है। किसके नाम से, उत्तराखंड के नाम से ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि नंदा देवी जीवमंडल स्थित है। तो नंदा देवी जीवमंडल बताइए कहाँ पर स्थित है। नंदा देवी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। कहाँ पर है, उत्तराखंड में। अब देखो, अगर किसी के तुम कपड़े उतार दो तो वो क्या हो जाएगा, नंगा हो जाएगा। नंगा से नंदा। तो देखो भाई, हमें क्या करना है कि नंदा से जैसे नंदा पढ़ते हैं तो नंदा से हमें याद आता है कि नंदा देवी मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति है उसको अगर नंगा करोगे, कैसे करोगे, उसके कपड़े उतार दोगे। उत्तरा से उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक केरल तमिलनाडु की सीमा पर कौन सा जीवमंडल स्थित है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर कौन सा जीवमंडल स्थित है। तो बताइए कौन सा है, नीलगिरी है। कौन सा है, नीलगिरी है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर क्या है, कर्नाटक है, केरल है और नीचे क्या है, तमिलनाडु है, ठीक है। तो जब भारत के मैप में हम लोग देखते हैं तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, तो यहाँ पर ये इसकी बाउंड्री की सीमाओं पर जो जीवमंडल है वह कौन सा है, नीलगिरी जीवमंडल स्थित है, ठीक है। आगे देखिए भाई, आगे क्वेश्चन है आपका, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित समुद्री जीवमंडल है। तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित, भारत और श्रीलंका के बीच की बात कर रहा है। तो बताइए कौन सा समुद्री जीवमंडल स्थित है। कौन सा है, मन्नार की खाड़ी जीवमंडल। कौन सा है, मन्नार की खाड़ी जीवमंडल, ठीक है। मन्नार की खाड़ी जीवमंडल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सभी लोगों को सभी क्वेश्चन आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का थार मरुस्थल जीवमंडल स्थित है। तो थार बताइए कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में। कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में है, ठीक है। कहाँ पर है, राजस्थान में।
अगला क्वेश्चन देखिए, ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, थार मरुस्थल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का लिटिल रन ऑफ कच्छ जीव मंडल स्थित है। तो भैया लिटिल रन ऑफ कच्छ है, तो लिटिल रन ऑफ कच्छ कहाँ पर स्थित है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। तो लिटिल रन ऑफ कच्छ, ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। तो देखो भाई, इसको कैसे याद रखेंगे? लिटिल रन ऑफ कच्छ, आपको कच्छ से याद आ जाएगा। कच्छ से क्या आ जाएगा? गुजरात। ठीक है, कच्छ से क्या आ जाएगा? गुजरात आपको याद आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का काजीरंगा जीव मंडल स्थित है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हम आपको बता दें कि लगभग यह क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। रिकॉर्ड बनाए हुए काजीरंगा जीव मंडल स्थित कहाँ पर है? तो बताइए कहाँ पर स्थित है काजीरंगा? बताइए भाई, काजीरंगा कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर बताइए? काजीरंगा असम में स्थित है। कहाँ पर? असम में स्थित है। ठीक है। तो अब देखो, इसको याद कैसे करेंगे? जैसे कि यहाँ पर लिखा है काजीरंगा, तो भैया ये काजीरंगा, तो काजी जो होते हैं वो क्या होते हैं? रंगा बिल्ला होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? रंगा बिल्ला होते हैं। कौन? काजी। ठीक है। तो भाई देखो, हम यहाँ पर आपको याद करवाने के लिए आपको ट्रिक टाइप बता रहे हैं। ठीक है, नहीं आप पर्सनली आप ले जाओ, या किसी भी शब्द का, या कहीं भी किसी क्वेश्चन में आपको कोई भी बुरा नहीं मानना है। ठीक है। तो यहाँ पर हम याद करवाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए भाई, यहाँ पर जो काजी होते हैं वो रंगा बिल्ला होते हैं। ठीक है। तो काजी, तो कसम से जो होते हैं काजी रंगा बिल्ला होते हैं। तो कसम से क्या होते हैं? काजी जो होते हैं वो रंगा बिल्ला होते हैं। तो काजीरंगा कहाँ पर है? असम में। ठीक है। दूसरी बात, अब आपको बता दें, ये काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो मंडल है, ये आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। यह हम आपको बताएं कि ये एक सींग वाले गैंडे की मेज़बानी करता है, और इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी ये पिछले एग्जाम में पूछा गया था कि एक सींग वाला गैंडा का राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन सा है? काजीरंगा है। तो आप लिख लीजिएगा, एक सींग वाला, कौन सा? एक सींग वाला गैंडा के लिए यह बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का नामदफा जीव मंडल स्थित है। तो भारत का नामदफा, भैया देखो क्या है नामदफा? बताओ कैसे याद रखेंगे? अरुणाचल प्रदेश। कैसे हमने बताया था? नामदफा। भाई देखो, कोई व्यक्ति है जिसका नाम अरुण है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। तो उससे हम क्या कहते हैं? चले यहाँ से, नामदफा मतलब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। यहाँ से क्या हो जाए? दफ़ा हो जाए। तो कौन? तो दफ़ा होगा, तो कोई व्यक्ति जब दफ़ा होगा तो क्या करेगा? चल देगा भाई, वहाँ से क्या कर देगा? चल देगा। कौन चल देगा? अरुण वहाँ से चल देगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत का सिमलीपाल जीव मंडल स्थित है। तो सिमलीपाल जीव मंडल, तो बताइए सिमलीपाल जीव मंडल कहाँ पर है? देखो सिमलीपाल कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है। तो यहाँ से हमें याद रहे मयूरभंज। तो सिमलीपाल जीव मंडल स्थित कहाँ पर है? मयूरभंज में। अगला क्वेश्चन है कि जिस क्षेत्र में मानव के सीमित क्रियाकलापों की अनुमति होती है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? उभय प्रतिरोधी क्षेत्र कहलाता है, जहाँ पर मानव के सीमित क्रियाकलापों की अनुमति होती है। ठीक है, उसको हम उभय प्रतिरोधी क्षेत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन कह रहा है कि जिस क्षेत्र में मानव के क्रियाकलापों की अनुमति नहीं होती है वह कहलाता है। अब यहाँ पर बिल्कुल क्रियाकलापों की अनुमति नहीं होती है, तो क्रियाकलापों की अनुमति नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं? केंद्रीय कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीय। और जहाँ पर क्रियाकलापों की अनुमति होती है, जहाँ पर क्रियाकलापों की जो है वो अनुमति होती है उसको हम उभय प्रतिरोधी क्षेत्र कहते हैं, और जहाँ पर क्रियाकलापों की अनुमति नहीं होती है उसको हम केंद्रीय कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अनेक मानव क्रियाओं की अनुमति किस क्षेत्र में होती है? तो अनेक मानव के, जहाँ पर बहुत सारे लोग क्रियाएं कर सकते हैं, तो ऐसी अनुमति जो होती है वो किस क्षेत्र में होती है? तो बताइए भाई किस क्षेत्र में होती है? हेर फेर क्षेत्र में। किस में होती है? हेर फेर क्षेत्र में होती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीवन पाया जाता है, पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीवन पाया जाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा संग्रहालय जिसमें पौधों को दबाकर सुखाया जाता है,
पौधों को दबाकर सुखाया जाता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? हर्बेरियम। क्या कहा जाता है? हर्बेरियम। इसलिए उसको क्या किया जाता है? दबा के सुखाया जाता है। क्या किया जाता है? दबा के। अगला क्वेश्चन है इंडियन बोटैनिकल गार्डन कहाँ पर स्थित है? भाई बोटैनिकल गार्डन कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। ठीक है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वन अनुसंधान, यदि वन का अनुसंधान की बात करेंगे तो देहरादून। नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें, रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो कहाँ पर होगा? कोलकाता में होगा। यदि देखो यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन है कि बोटैनिकल गार्डन की बात करेंगे तो फिर कोलकाता, और रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो कोलकाता नहीं, कहाँ पर होगा? लखनऊ में होगा। कहाँ पर होगा? लखनऊ में होगा। ठीक है। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो आंसर आपका क्या होगा? लखनऊ होगा। ठीक। जब हम गार्डन की बात करेंगे तो कोलकाता होगा। यहाँ पर आंसर क्या होगा? लखनऊ। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो भाई फॉरेस्ट मैनेजमेंट बताइए कहाँ पर है? भोपाल में है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, भाई सर्वेक्षण की बात करें, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, तो बताइए सर्वेक्षण भाई सबसे इसका कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो कि पृथ्वी के चारों ओर जहाँ सैल, मिट्टी, जल तथा वायु की पतली परत का वातावरण मौजूद है जिसमें समस्त जीव निवास करते हैं, क्या कहलाता है? बताइए भाई क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जैव मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव मंडल कहलाता है। आगे देखिए, वातावरण में जल की मात्रा के अनुसार पौधे कितने प्रकार के होते हैं? तो बताइए पौधे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। अगला क्वेश्चन देखो, वे पौधे जो जल में या ऐसी मिट्टी में पाए जाते हैं जहाँ जल संतृप्त होता है कहलाते हैं, बताइए क्या कहलाते हैं? जलोद्भिद कहलाते हैं। देखो जहाँ पर क्या है? जल संतृप्त है, जहाँ पर जल होता है वहाँ पर क्या होता है? जलोद्भिद होते हैं। ठीक है। तो पौधों वाला वीडियो देख लेना, आपको सारे क्वेश्चन डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। आगे देखो, ऐसे पौधे जो पृथ्वी पर उन स्थानों पर मिलते हैं जहाँ औसत मात्रा में जल प्राप्त होता है कहलाते हैं। जहाँ पर पानी औसत मात्रा में होता है, पानी ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है, तो क्या कहलाते हैं? सामेदविद। क्या कहलाते हैं? सामेदविद। ठीक है। जहाँ पर पानी ज़्यादा मात्रा में होता है वहाँ पर जलोद्भिद, जहाँ पर औसत एक एवरेज होता है वहाँ पर सामेदविद। ठीक है। जहाँ पर सामेदविद। आगे देखो, अधिक अपेक्षित आर्द्रता में उगने वाला पौधा, तो अपेक्षित आर्द्रता में उगने वाला जो पौधा होता है तो बताइए कौन सा होता है? अपेक्षित आर्द्रता में उगने वाला जो पौधा होता है वो हाइग्रोफाइटा होता है। कौन होता है? हाइग्रोफाइट होता है। ठीक। आगे क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पर आप तीनों प्रकार से इन पौधों को समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो किसने प्रयोग किया था? तो बताइए भाई किसने प्रयोग किया था? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा रिटर। क्या होगा? रिटर। तो यहाँ पर आपको देखो एक चीज़ समझ लेनी है कि पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? रिटर ने किया था। ठीक है। अब देखो आपको पता होगा या आपको ऑप्शन मिलेंगे, आप देखेंगे आपको बताया जाएगा कि हैकेल ने किया था। किसने किया था? हैकेल, अर्नेस्ट हैकेल। तो देखो अब यहाँ पर हम इसकी पूरी थ्योरी समझा देते हैं कि जो पारिस्थितिकी शब्द का जो प्रयोग है रेटर ने 1868 में किया था। कब किया था? 1868 में किया था। ठीक है। इस शब्द का प्रयोग इन्होंने 1868 में किया था। लेकिन इसको जो इकोलॉजी है, इस इकोलॉजी को पूर्ण रूप से परिभाषित और विस्तृत अध्ययन का जो श्रेय है वो जर्मन के जीव वैज्ञानी थे जिनका नाम था अर्नेस्ट हैकेल। क्या नाम था? अर्नेस्ट हैकेल। ठीक है। ये जो पूर्ण रूप से इन्होंने क्या किया था, इसको विस्तृत अध्ययन किया था और परिभाषित किया था। तो यहाँ पर अगर आपको दोनों ऑप्शन अगर एक साथ देखने को मिलते तब भी आपको रिटर आपको आंसर लगाना था। लेकिन एक साथ ऑप्शन ना होने, यदि रिटर ऑप्शन में ना होता तो फिर हम इसको हैकेल को सही कर सकते थे। ठीक है। तो यहाँ पर रिटर है तो इसलिए रिटर को ऑप्शन में हमें सही करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी मानव
और पर्यावरण का संपूर्ण विज्ञान है। तो संपूर्ण विज्ञान है, तो बताइए भाई संपूर्ण विज्ञान, जल्दी से आंसर दीजिए, बताइए कौन सा है? ओडम। कौन सा होता है? ओडम। तो ओडम, तो देखो पारिस्थितिकी मानव और पर्यावरण, तो मानव और पर्यावरण, देखो मानव जो पर्यावरण है वो क्या करे है? ओढ़ाए हुए है, ठीक है, एक अपने वातावरण की चादर से, तो इसको ओडम से आप याद रख सकते। आगे देखिए कि पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की सर्वप्रथम विचारधारा दी। तो इकोसिस्टम की सर्वप्रथम विचारधारा किसने दी थी? बताइए भाई, किसने दी थी? टांसले ने। किसने दी थी? टांसले ने। तो एजी टांसले, इनका पूर्ण नाम है एजी टांसले। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इकोसिस्टम की जब सबसे पहली बात करेंगे तो टांसले, ठीक है। अगर इकोलॉजी की बात करेंगे तो रिटर, सबसे पहले रिटर 1867 में, फिर जो है इसके बाद जो है हैकल ने उसको परिभाषित किया था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इकोसिस्टम के दो भाग होते हैं, बताइए वो कौन कौन से भाग होते हैं? तो आपको बताना है वह कौन कौन से भाग होते हैं। तो यहाँ पर एक जीवीय भाग होता है और एक अजीवीय भाग होता है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि इकोसिस्टम में निरंतर आवश्यकता होती है पारिस्थितिकी तंत्र में। तो बताइए पारिस्थितिकी तंत्र में किसकी आवश्यकता होती है? किसकी होती है? ऊर्जा की। तो इकोसिस्टम में निरंतर हमेशा जो है वह ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब आगे देखिए, इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का क्या महत्व है? तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो महत्व है वो पदार्थों का चक्रण तथा ऊर्जा प्रवाह। तो आपका चौथा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। तो विश्व का अगर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र की अगर हम बात करें तो बताइए विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या होगा? आपका समुद्र होगा। क्या होगा? समुद्र होगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी ये आ भी चुका है। अब देखिए इसमें आपको आगे के क्वेश्चन करने हैं और सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, तो बताइए भाई ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होगा? सूर्य का प्रकाश। क्या होगा? सूर्य का प्रकाश। तो ऊर्जा का प्राथमिक जो स्रोत है, बताइए भाई प्राथमिक, तो प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य से ही हमें प्राथमिक स्रोत प्राप्त होता है। तो परितंत्र में मानव है, बताइए भाई परितंत्र में मानव है, क्या है? सर्वाहारी है। मानव क्या है? सर्वाहारी है, ठीक है। तो मानव के लिए हम क्या करते हैं? सर्वाहारी। तो मानव सर्वाहारी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार है पूछा जा चुका है। घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम परितंत्र को कहते हैं। तो बताइए भाई कृत्रिम परितंत्र को क्या कहते हैं? एक्वेरियम। क्या कहते हैं? एक्वेरियम। क्या कहते हैं? एक्वेरियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह भी आ चुका है। सामान्यतः मनुष्य द्वारा बनाए जाने वाले छोटे परितंत्र हैं। सामान्यतः जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? एक्वेरियम होते हैं। कौन से होते हैं? एक्वेरियम, जो कि सामान्यतः मनुष्य द्वारा बनाए जाते छोटे परितंत्र होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सर्वाधिक स्थायी परितंत्र है। तो सर्वाधिक स्थायी परितंत्र कौन सा है? महासागर है। कौन है? महासागर है, ये स्थायी परितंत्र है। अगला क्वेश्चन है कि परितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है? तो बताइए भाई प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? शाकाहारी प्राणी। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो जानवर होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हो जाते हैं, ठीक है। फिर द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। फिर तृतीयक उपभोक्ता होते हैं या सर्वाहारी होते हैं। हम ये सारी चीज़ें आपको समझा चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी तथा उसका वातावरण जिसमें जीवधारी रहते हैं। तो बताइए भाई जीवधारी रहते हैं, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बताइए भाई वायुमंडल। कौन सा सही होगा? वायुमंडल। तो बताइए पृथ्वी और उसके जो वातावरण में जीवधारी रहते हैं उसको क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। तो उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त कहाँ से होता है? सर्वाहारी। तो उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है, तो उच्चतम पोषण स्तर किसको प्राप्त होता है? किसको प्राप्त होता है? सर्वाहारी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव निर्मित परिस्थिति इकोसिस्टम तंत्र है। तो मानव के द्वारा जो निर्मित किया गया है उस इकोसिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं। तो उस इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो बताइए कौन सा होगा? फसल परितंत्र, ठीक है। कौन होगा? फसल परितंत्र। तो जो मानव होता है हर साल जो फसल वाता है वो क्या है? एक इकोसिस्टम है, ठीक है।
आगे क्वेश्चन है आपका, परितंत्र में बाज का स्थान है। तो बाज का स्थान है, बताइए भाई बाज कैसा है, बाज का स्थान कौन सा होगा, बताइए भाई। सर्वोच्च उपभोक्ता होगा, क्योंकि बाज भी क्या है, सभी चीज़ें खा जाता है, ठीक है, तो ये भी सर्वोच्च उपभोक्ता होगा, सर्वाहारी होगा। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है। तो बताइए भाई पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है, बताइए मानसूनी बायोम, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह, बताइए भाई खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो बताइए एक दिशीय होता है। कैसा होता है, एक दिशीय होता है। अगला क्वेश्चन देखो, घास स्थली परितंत्र की संख्या का पिरामिड कैसा होता है। तो पिरामिड कैसा होता है, बताइए भाई सीधा होता है। घास स्थली परितंत्र में जो संख्या का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है, सीधा होता है। एक वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है, एक वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में, यहाँ पर क्या था, घास स्थली परितंत्र में, तो ये सीधा होता है। और यहाँ पर वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का जो पिरामिड होता है वह कैसा होता है, तो यहाँ पर बताइए कैसा होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो हम कैसे याद रखें कि वृक्ष में हम लोग क्या करते हैं, लटकते हैं, वृक्ष में हम लोग क्या करते हैं, लटकते हैं, और कैसे लटकते हैं, उल्टे भी लटकते हैं, ठीक है। तो वृक्ष जो पारिस्थितिकी तंत्र होगा इसमें संख्या का पिरामिड कैसा होगा, उल्टा होगा, इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं। और घास में कैसे, घास में हम लोग क्या कहते हैं, खड़े होते हैं, और कैसे खड़े होते हैं, सीधे खड़े होते हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक वैज्ञानिक युग में विश्व की गंभीर समस्या है। तो विश्व की गंभीर समस्या बताइए क्या है, इनमें से सबसे बताइए गंभीर समस्या क्या है, पर्यावरण प्रदूषण है। आगे देखिए, पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए जो सर्वाधिक सहायक सिद्ध हो सकती है, सर्वाधिक सहायक सिद्ध, तो सर्वाधिक सहायक सिद्ध क्या हो सकती है, बताइए पर्यावरण शिक्षा। क्या हो सकती है, पर्यावरण शिक्षा। जब हम अगर पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे, शिक्षा देंगे, तो यह ज़्यादा सहायक हो सकती है। आगे देखिए, इकोलॉजी सिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन बनाए रखने के लिए उपलब्ध भूभाग के कितने क्षेत्र में वन संरक्षित रखने की अभिशंसा की गई है। तो अभिशंसा बताइए भाई की गई कितने में, 33%। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, कौन से जंतु परिवार प्रकृति में हानिकारक कीड़ों पर नियंत्रण रखते हैं। तो कौन से रखते हैं, सरीसृप जंतु व पक्षी। तो सरीसृप जंतु व पक्षी जो होते हैं वह नियंत्रण रखते हैं। तो आगे क्वेश्चन आता है कि द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता कहलाता है। तो द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता बताइए क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, मांसाहारी। तो द्वितीय श्रेणी का जो उपभोक्ता होता है उसको क्या कहते हैं, मांसाहारी। तृतीय श्रेणी उपभोक्ता कहलाता है। तो तृतीय श्रेणी उपभोक्ता बताइए क्या कहलाता है, मांस खाने वाले जानवर जो होते हैं वह तृतीय श्रेणी उपभोक्ता होते हैं। आगे देखिए, जल क्या है, जल बताइए क्या है, जल क्या है। तो जल आपका क्या है, यौगिक है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और यह पूछा भी जा चुका है। तो जल क्या है, एक यौगिक है। आगे देखिए, हाँ जल एक यौगिक है। जल का सूत्र क्या होता है, H2O, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, यह यौगिक है। अगला क्वेश्चन है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्न है कि पृथ्वी का कितना भाग जल से आच्छादित है। तो पृथ्वी का कितना भाग जल से आच्छादित है, आप बताइए इसमें से, बताइए ऑप्शन क्या होगा, 71%। निम्न में से जलीय पौधा है। तो बताइए भाई जलीय पौधा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जलीय पौधा है, तो बताइए भाई जलीय पौधा कौन सा है, हाइड्रिला। जलीय पौधा कौन सा है, हाइड्रिला, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखिए, जल का गैसीय रूप कहलाता है। तो जब जो जल होता है उसका जो गैसीय रूप होता है वो क्या कहलाता है, जलवाष्प। क्या कहलाता है, जलवाष्प कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखो, जल का धरातलीय स्रोत है। तो जल का जो धरातलीय स्रोत है वो क्या है, नदियां हैं। क्या है, नदियां हैं, जो धरातल पर सब जगह पानी पहुंचाती हैं, नदियों के द्वारा ही पहुंचता है। आगे देखिए, समुद्र का जल कैसा होता है। तो समुद्र का जल जो होता है वो आपका कैसा होता है, खारा होता है। कैसा होता है, खारा होता है। प्रकृति में जल का पुनः चक्रण होता है। तो प्रकृति में जल का जो पुनः चक्रण होता है बताइए किसके द्वारा होता है, वर्षा के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा होता है, वर्षा के द्वारा होता है। नदियां तो समुद्र में पानी ले जाती हैं और मानसून के द्वारा समुद्र से ही वर्षा के द्वारा पानी आता है। आगे देखो,
नमक किस प्रकार के जल से बनाया जाता है? तो नमक जो होता है वो किस प्रकार के जल से बनाया जाता है बताइए? समुद्री जल से बनाया जाता है। नदियों के जल से बनाया जाता है, वर्षा जल से, हैंडपंप से? नहीं, किससे? समुद्री जल से। शुद्ध जल की विद्युत चालकता होती है, तो जो शुद्ध जल होता है उसकी जो विद्युत चालकता होती है उसकी बहुत ही कम होती है, बिल्कुल कम होती है जब शुद्ध जल होता है। यदि उसमें जल में अशुद्धियाँ अगर मिली हैं तो उसकी जो चालकता होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, यदि उसमें अशुद्धियाँ मिली हैं। ठीक है, जो शुद्ध जल होगा उसमें जो होगा विद्युत जो होगी उसकी चालकता बहुत ही कम होती है। जमने के बाद जल का घनत्व हो जाता है, तो जमने के बाद जल का घनत्व बताइए कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, जब जल जो होता है जब बर्फ बनती है, जब जल जमता है तो उसका घनत्व जो होता है वह कम हो जाता है। आगे देखिए, शुद्ध जल होता है, तो शुद्ध जल जो होता है वह बताइए कैसा होता है? तो शुद्ध जल जो होता है, शुद्ध जल के लिए आपको हो जाएगा वर्षा वाला जल। देखिए समुद्री जल तो खारा होता है, नदियों का जल भी शुद्ध नहीं होता है, हैंडपंप, तो जो वर्षा वाला जो जल होता है वह शुद्ध होता है। ठीक है, लेकिन फिर वो अलग चीज़ है कि बहुत सारे वायुमंडल से होकर गुजरता है। ठीक है, अलग अलग परतों से होकर गुजरता है, तो उसमें अलग प्रकार के बहुत सारे कार्बन के तत्व मिल जाते हैं, या अलग अलग प्रकार की गैसों में यह जल घुल जाता है, जिससे कि वह मतलब विषैला हो सकता है। बट ये जो जल होता है वह जो वर्षा वाला होता है वो शुद्ध होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए जल का जो अधिकतम घनत्व होता है, तो जल का जो अधिकतम घनत्व होता है कितना होता है? 4 डिग्री सी होता है। कितना होता है? 4 डिग्री सी होता है। और यह क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है। जल उबलता है, तो बताइए भाई जल कब उबलता है? 100 डिग्री सी पर। यही भी क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और फिर से आने की उम्मीद है। तो पौधा किस क्रिया में जल वाष्प को बाहर निकालता है? तो जल वाष्प को बाहर निकालता है, किस क्रिया में निकालता है? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, यह भी क्वेश्चन आपके, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। रक्त का लगभग कितना भाग जल होता है? जो रक्त होता है उसका कितना भाग जल होता है? बताइए भाई कितना होता है? 40% होता है। तो रक्त जो होता है उसमें कितना जो भाग होता है वो जल का होता है? कितना होता है? 40% होता है। आगे क्वेश्चन हम देखेंगे कि मानव शरीर में जल कितने प्रतिशत लगभग होता है? तो मानव शरीर में जो जल होता है वो लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो मानव शरीर में जल जो होता है बताइए कितने प्रतिशत होता है? क्या 40% होता है या 50%? नो, नहीं होता है। आगे देखिए इसके और ऑप्शन, कितना होता है? 65% होता है। कितना होता है? 65%। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो, शरीर में पानी की कमी होने को क्या कहते हैं? अगर शरीर में जब पानी की कमी हो जाए, शरीर में यदि पानी की कमी हो जाए तो बताइए क्या कहते हैं? तो शरीर में यदि पानी की कमी हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, पानी शुद्ध कैसे किससे किया जाता है? तो पानी को अगर हमें शुद्ध करना है तो किससे करेंगे? क्लोरीन से। किससे करते हैं? क्लोरीन से करते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि जल स्रोतों में डाला जाता है। जल स्रोतों में क्या डाला जाता है? जो आपने देखा होगा, जो आपके गांव में जो कुएं होते थे, कुओं से जब हम पानी निकालते थे, ठीक है, वहाँ से हम लोग जो हम पिया करते थे, तो उन कुओं में क्या डाला जाता था? भाई क्या डाला जाता था? पोटेशियम परमैंगनेट। क्या डाला जाता था? पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी कहलाती है। तो जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की जो कमी होती है वो बताइए क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? जल प्रदूषण। क्या कहलाती है? जल प्रदूषण कहलाती है। आगे देखिए भाई, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कह रहा है कि किस जल के साथ साबुन के ज़्यादा झाग बनते हैं? किस जल के साथ साबुन के ज़्यादा झाग बनते हैं? तो बताइए किसके साथ बनते हैं? मृदु जल के साथ। किसके साथ बनते हैं? मृदु जल के साथ। जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो जीव विज्ञान का जनक बताइए किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। आगे देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय प्राणी है। एक कोशिकीय प्राणी कौन सा है? बताइए भाई, अमीबा। एक कोशिकीय प्राणी कौन सा है? अमीबा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताइए भाई, होमो सैपियंस। लगभग सबको याद यह क्वेश्चन होगा। अगला देखो, सबसे सरल बहुकोशिकीय जंतु है। तो सबसे सरल बहुकोशिकीय जंतु, तो बताइए सबसे सरल बहुकोशिकीय जंतु कौन सा है? स्पंज है। कौन है? स्पंज। अगला क्वेश्चन देखो,
जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई होती है। तो सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती कौन सी होती है? कोशिका होती है। कौन सी? कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जल और ज़मीन दोनों स्थानों पर रहने वाले जंतु कहलाते हैं। जो जल पर और ज़मीन पर दोनों जगह जो जंतु रहते हैं वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उभयचर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उभयचर कहलाते हैं। निम्न में से नभचर स्तनधारी हैं। तो नभचर स्तनधारी जो हैं वो कौन से हैं? बताइए भाई। चमगादड़ हैं। चमगादड़, देखो मछली अंडे देती है, मेढक भी अंडे देता है और चींटियाँ भी अंडे देती हैं। तो स्तनधारी, ठीक है। तो नभचर कौन है? चमगादड़। ठीक है। जो पता होगा कि जो अंडे देते हैं वो दूध नहीं पिलाते हैं, वो ओविपेरियस के वर्ग के होते हैं। ठीक है। और ये जो है चमगादड़ है बेबीपेरियस। ठीक है। अगर देखो कंगारू कहाँ पाया जाता है? बताइए भाई, कंगारू कहाँ पाया जाता है? तो कंगारू कहाँ पर पाया जाता है? कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जंतु स्तनीय नहीं है? तो कौन सा जंतु है स्तनीय नहीं है? बताइए। स्तनीय नहीं है कौन सा? शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा जो अंडा होता है वह किसका होता है? शुतुरमुर्ग का होता है। किसका होता है? शुतुरमुर्ग का होता है। तो यह स्तनीय नहीं है। अगला देखिए, हाँ तो भाई आगे देखो, आर्थ्रोपोडा का लक्षण है। तो आर्थ्रोपोडा का जो लक्षण है वो क्या है? जोड़ीदार टांगें। क्या होता है? जोड़ीदार टांगें होता है। तो आर्थ्रोपोडा जो होता है जोड़ीदार टांगें होता है। ठीक है। इसका क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर बताया था मेढक। भाई नहीं, देखो मेढक तो अंडे नहीं बच्चे ही देता है। ठीक है। अगले ऊपर के क्वेश्चन में हमने ऐसा कुछ बोल दिया था। ठीक है। आगे देखो भाई, केंद्रक विहीन लाल रुद्राणु किसमें होते हैं? तो बताइए भाई। केंद्रक विहीन होते हैं। किसमें होते हैं? कीटों में होते हैं। किसमें? कीटों में होते हैं। तो केंद्रक विहीन जो रुद्राणु होते हैं किसमें होते हैं? कीटों में। अगला क्वेश्चन देखो, जो कीट होते हैं उनमें केंद्रक नहीं होता है। ठीक है। कौन सा जीव किसानों का मित्र कहलाता है? बताइए भाई, किसानों का मित्र कौन है? केचुआ। कौन है? केचुआ। तो किसानों का मित्र जो है वो केचुआ है। कोशिका का शक्ति केंद्र है। कोशिका का शक्ति केंद्र बताइए भाई कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका का जो शक्ति केंद्र है वह कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। आगे है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? बताइए भाई, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। किसे? लाइसोसोम। तो भाई लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री हम किसे कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। किसको कहते हैं? राइबोसोम। ठीक है। आगे देखो, संसार में सबसे बड़ा पुष्प है। तो संसार में जो सबसे बड़ा जो पुष्प है वो है कौन सा है? संसार में सबसे बड़ा पुष्प है रैफलेशिया का। किसका है? रैफलेशिया का। ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुके हैं सारे क्वेश्चन। अगला देखो, संसार का सबसे बड़ा लंबा पुष्प है। सबसे बड़ा लंबा पुष्प है तो संसार का सबसे बड़ा, तो भाई कौन सा है? केवड़ा का। किसका है? केवड़ा। सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष है। तो सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष बताइए कौन सा है? तो आवृतबीजी वृक्ष जो है वो कौन सा है? यूकेलिप्टस है। कौन सा है? यूकेलिप्टस। अगला क्वेश्चन देखो, किस वृक्ष का पर्यावरणविद सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे हैं? तो किस वृक्ष का कर रहे हैं? बताइए। जो पर्यावरण की जो जानकारी हैं, जो मतलब विशेषज्ञ हैं पर्यावरण के, तो वह किस वृक्ष का सबसे ज़्यादा विरोध करते हैं? तो बताइए किसका करते हैं? यूकेलिप्टस का करते हैं। किसका? यूकेलिप्टस का। क्योंकि यह सबसे ज़्यादा पानी को सोखता है और उसके आसपास की जो ज़मीन होती है उसको बंजर कर देता है। इसीलिए यूकेलिप्टस को अपने आसपास के खेतों में भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही खुद से लगाना चाहिए। ठीक है। आगे देखिए, समुद्र के किनारे उगने वाले जो वृक्ष होते हैं, समुद्र के किनारे, अब भाई समुद्र के किनारे उगेंगे तो वहाँ पर क्या है? समुद्र के पानी जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा लवण घुले होते हैं। ठीक है। लवड़ी होता है तो यहाँ पर लवणोविद होंगे। क्या होंगे? लवणोविद। शुष्क वातावरण में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं, शुष्क वातावरण में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं? मरुद्विद होते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा है जिसकी सबसे बड़ी पत्ती होती है। तो सबसे बड़ी पत्ती किसकी होती है? विक्टोरिया रीजिया की होती है। किसकी? विक्टोरिया रीजिया। कॉफ़ी किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो कॉफ़ी जो होती है वो किस पौधे से प्राप्त की जाती है? बताइए भाई, किसकी की जाती है? कॉफ़ी से कॉफ़िया अरेबिका। तो कॉफ़ी से क्या हो गया? कॉफ़िया अरेबिका। ठीक है। आगे देखो,
सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होता है? तो बताइए भाई, पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है? बताइए भाई, कली से प्राप्त होता है। किससे? कली से। ये सभी टेट में क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, जल निगमन पौधे होते हैं। तो जल निगमन पौधे होते हैं, कौन से होते हैं? जल में डूबे हुए। जो जल में डूबे हुए पौधे होते हैं वो जल निगमन पौधे होते हैं, ठीक है। या ऐसे लिखना, ऐसे याद रखना कि जल ने निगल लिया उन पौधों को। जब जल ने जो है उन पौधों को निगल लिया तो वो क्या होंगे? जल में डूबे हुए होंगे। पौधे से प्राप्त पेय पदार्थ नहीं है। तो पौधे से पेय प्राप्त बताइए भाई कौन सा है? लेटेक्स। कौन सा होगा? लेटेक्स। आपका आंसर यहाँ पर सी सही होगा। तो पौधे से नागफनी के कांटे रूपांतरण होते हैं। तो नागफनी के जो कांटे होते हैं उनका जो रूपांतरण होता है, बताइए कैसा होता है? पत्ती जैसा होता है। कैसा होता है? पत्ती जैसे। आपने नागफनी का देखा होगा, उसमें क्या होते हैं? पत्ती जैसे होते हैं। अगला देखिए, तेल व रेशा प्रदान करने वाला पौधा है। तेल व रेशा प्रदान करने वाला पौधा है। तो तेल व रेशा प्रदान करने वाला पौधा कौन सा है? नारियल का है। कौन सा है? नारियल। आगे देखिए, पेंसिलिन प्राप्त होता है। तो आपका जो पेंसिलिन है, पेंसिलिन जो प्राप्त होता है, बताइए भाई किससे प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? कवक से। किससे प्राप्त होता है? कवक से प्राप्त होता है। किस तत्व की कमी के कारण मक्का में व्हाइट बग रोग हो जाता है? तो व्हाइट बग रोग मक्का में किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो बताइए भाई किस तत्व की कमी के कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण व्हाइट बग रोग होता है। आगे देखो, आगे है, किस तत्व की कमी के कारण मटर में मार्स नामक रोग उत्पन्न होता है? तो मटर में मार्स नामक रोग उत्पन्न होता है, बताइए किसके कारण? मैग्नीज के कारण, ठीक है। और अभी हम आपको ट्रिक के द्वारा वायु में ये सारे क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे यदि नहीं हुए होंगे तो। अगला क्वेश्चन देखो, तो इसमें आगे देखिए, किस तत्व की कमी के कारण आम एवं बैगन में लिटिल रोग उत्पन्न हो जाता है? तो किसके कारण होता है? जस्ता के कारण, ठीक है। आगे देखो, लीची में पत्ती जलने का रोग किस तत्व की कमी के कारण उत्पन्न होता है? तो किसके कारण उत्पन्न होता है? किसके कारण होता है भाई? पोटेशियम के कारण, ठीक है। जो लीची की जो पत्ती होती है उसमें जो जलने, आप देखेंगे लीची का जो पत्ता जो पौधा होता है इसमें देखना उसकी जो पत्तियां जो होती हैं वो जल लेती हैं। जब जलने लगेंगी तो किस तत्व की कमी होती है? पोटेशियम की कमी होती है। फूल गोभी में ब्राउनिंग नामक रोग किस कमी के कारण उत्पन्न होता है? तो जो फूल गोभी होती है उसमें ब्राउनिंग नामक रोग जो होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? नाइट्रोजन की कमी के कारण। तो यह रोग जो होता है वह नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। आगे देखो, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो बताइए भाई कितने प्रतिशत है? 78% है। कितनी है? 78%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो ऑक्सीजन की अगर हम मात्रा की बात करें तो ऑक्सीजन की मात्रा बताइए, पहले आप लोग बताइए कितना होगा ऑक्सीजन की मात्रा का? बताइए 20%, 20.95%, ठीक है। लगभग 20 याद रखते हैं सब, 20-21, ठीक है। तो वायुमंडल में ऑर्गन की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो वायुमंडल में अगर हम बात करें ऑर्गन की, अगर हम बात करें तो ऑर्गन कितना है? 0.93%। आगे देखो, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मात्रा की हम बात करें तो कितनी है? 0.04%। कितनी है? 0.04%। वायुमंडल में पानी व अन्य की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो वायुमंडल में पानी व अन्य की मात्रा जो है वह 0.08% है। कितनी है? 0.08% है। आगे क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में समताप मंडल का विभाजन कितना है? तो समताप मंडल का विभाजन हम किसकी बात कर रहे हैं? समताप मंडल की। तो 12 से 30 किलोमीटर है। तो समताप मंडल जो है जहाँ पर सभी प्रकार की क्रियाएं संभव हैं तो वह कौन सा मंडल है? समताप मंडल है, 1230 किलोमीटर। वायुमंडल में मध्य मंडल का विभाजन कितना है? अगर हम मध्य मंडल की बात करें तो मध्य मंडल का विभाजन 30 से 80 किलोमीटर का है। कितना है? 30 से 80 किलोमीटर, ठीक है। वायुमंडल में आयन मंडल का विभाजन कितना है? अगर हम आयन मंडल की बात करें तो 80 से 400 किलोमीटर आयन मंडल। तो आयन मंडल का जो विभाजन है वो 80 से 400 किलोमीटर। वायुमंडल में वह मंडल का विभाजन कितना है?
तो वह मंडल का जो विभाजन है बताइए कितना है, 400 किलोमीटर से ऊपर। जो महामंडल है वो 400 किलोमीटर से ऊपर है। सभी मौसमी घटनाएं एवं वायु वेग, बादल, मेघ, गर्जन, विद्युत प्रकाश जैसी घटनाएं होती हैं। तो बताइए भाई कौन सा ऐसा मंडल है जहाँ पर यह सभी घटनाएं संभव हैं। तो बताइए कौन सा है, क्षोभ मंडल है। ठीक है, जहाँ हम रहते हैं कौन सा मंडल होता है, क्षोभ मंडल। आपका फर्स्ट मंडल जो है वो क्षोभ मंडल होता है। सभी प्रकार से हमने साइंस में क्वेश्चन करवाए हुए हैं। ठीक है, एक एक चीज़ें हमने ट्रिक से रटवाई हैं। किसके दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। भाई आपको कोई भी चीज़ जलानी है तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एक ऐसा तत्व है जिसका दहन करते हैं और ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैग्नीशियम। कौन है, मैग्नीशियम। ठीक है, आगे देखिए, ग्रीष्म ऋतु में किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। तो ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे हैं, तो ग्रीष्म ऋतु में किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, सफ़ेद रंग के। ठीक है, किस प्रकार के, सफ़ेद रंग के, क्योंकि यह प्रकाश को अवशोषित नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि और सभी कलर के कुछ ना कुछ अवशोषित करेंगे। सबसे ज़्यादा अवशोषित कौन करता है, काले रंग के। ठीक है, तो इसलिए हमें सफ़ेद रंग के ही कपड़े पहनने चाहिए। रेडियो तरंगें किस मंडल से लौट कर आती हैं। देखिए भाई सभी क्वेश्चन करवाए हुए आपको मिल रहे हैं और सभी क्वेश्चन यह एग्जामों में आ चुके हैं। तो बताइए कहाँ से लौट जाती हैं, आयन मंडल से, क्योंकि वहाँ पर इतना हैवी टेम्परेचर होता है, वहाँ से सभी जो तरंगें होती हैं वो सभी की सभी वहाँ से वापस होने लगती हैं। ओजोन छिद्र पाया गया है। तो ओजोन जो छिद्र है वह कहाँ पाया गया है, अंटार्कटिका के ऊपर पाया गया है। ओजोन परत मानव की सुरक्षा करती है। तो बताइए भाई किससे करती है, यूवी किरणों से करती है। किससे करती है, अल्ट्रा वायलेट यूवी किरणों से मानव की सुरक्षा करती है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है कि ओजोन गैस की परत कितनी होती है। तो ओजोन गैस की परत कितनी होती है। तो यहाँ पर काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो ओजोन परत है उसकी जो मोटाई है, ओजोन परत की मोटाई कितनी है, 20 किलोमीटर की। कितनी, 20 किलोमीटर की है। तो इसकी ओजोन परत की जो मोटाई, इसको मापते भी किस में मापते हैं, डॉप्शन मापते हैं। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो भारत की हरित क्रांति में सर्वाधिक योगदान किसका था। तो हरित क्रांति में बताइए किसका योगदान था, MS स्वामीनाथन का, MS स्वामीनाथन का। आगे देखो, वायुमंडल के किस भाग में ओजोन गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल के किस भाग में ओजोन गैस पाई जाती है, किस में पाई जाती है, समताप मंडल। ठीक है, तो समताप मंडल के बिल्कुल ठीक ऊपर ओजोन गैस की जो परत है वह पाई जाती है। आगे है, वायुमंडल के सबसे बाहरी भाग में कौन सी गैस विद्यमान है। तो वायुमंडल के सबसे बाहरी भाग में कौन सी गैस विद्यमान है। तो बताइए कौन सी गैस विद्यमान है, हाइड्रोजन है। कौन सी है, हाइड्रोजन है। तो वायुमंडल का जो बाहरी भाग है वहाँ पर हाइड्रोजन गैस विद्यमान है और बहुत विशालकाय यह सबसे ज़्यादा और भविष्य का ईंधन इसको कहा जाता है। आगे देखिए, फोटोकॉपी करने वाली मशीन द्वारा कौन सा हानिकारक प्रदूषण वायुमंडल में भेजा जाता है। जो फोटोकॉपी जो मशीनें आप फोटोस्टेट फोटोकॉपी जो करवाते हैं, ये जो मशीनें होती हैं यह हानिकारक प्रदूषण वायुमंडल में फैलाती हैं। तो बताइए कौन सा वायुमंडल में फैलाती हैं, कौन सा फैलाती हैं, ओजोन गैस। ठीक है, ओजोन गैस। तो यहाँ से काफ़ी नुकसान होता है क्योंकि यह काफ़ी घातक होता है। आगे देखिए, ताजमहल को किसके प्रभाव का खतरा बना हुआ है। तो ताजमहल जो है उस पर किस चीज़ का खतरा बना हुआ है, ऐसा क्या प्रभाव है, क्या प्रभाव बताइए भाई, सल्फ़र डाइऑक्साइड का प्रभाव। किसका है, सल्फ़र डाइऑक्साइड का। ठीक है, इससे क्या होता है, जो सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है उसकी भी चमक पीली पड़ने लगती है। ठीक है, आगे देखो, सुहाग नगरी फिरोजाबाद में सर्वाधिक प्रदूषण है। तो सुहाग नगरी जो फिरोजाबाद है, आपको पता है कि फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, प्रसिद्ध है। तो सुहाग नगरी है, तो बताइए यहाँ पर किस चीज़ का सबसे ज़्यादा तो प्रदूषण फैला हुआ है, किसका है, वायु प्रदूषण का। किसका है, वायु प्रदूषण। आगे देखो, एक गैलन पेट्रोल जलने पर कितने पौंड कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। एक गैलन जब पेट्रोल जल जाता है तो कितने पौंड कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है। तो बताइए भाई कितनी हो जाती है, 3 पौंड। ठीक है, तो 1 का 3, याद रखेंगे कि 1 गैलन का 3 पौंड। ठीक है, 3 पौंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण जो होता है वह हो जाता है, वायुमंडल में फैल जाता है।
कोयले तथा पेट्रोलियम ईंधन के दहन से वायुमंडल में होती है। कोयले तथा पेट्रोलियम ईंधन के दहन से वायुमंडल में होती है। तो बताइए भाई क्या होती है, क्या होती है? SO2, NO और NO2। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ठीक है। तो यह आपका SO2, NO और NO2 ये जो है प्रदूषण जो है आपके वायुमंडल में फैल जाता है। तो आगे देखो, वायुमंडल में सबसे अधिक हाइड्रोकार्बन प्रदूषण कौन से हैं? तो वायुमंडल में सबसे अधिक हाइड्रोकार्बन जो प्रदूषण है वह कौन सा है? बताइए भाई कौन सा है? मीथेन है। कौन सा है? मीथेन। मनुष्य की स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के लिए उत्तरदायी प्रदूषक कौन सा है? तो स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के लिए हम बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के लिए। ठीक है, तो स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के लिए कौन सा है? वायु प्रदूषण है। ठीक है, कौन सा? वायु प्रदूषण। जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सी विषैली गैस उत्पन्न होती है? तो कौन सी विषैली गैस उत्पन्न होती? बताइए भाई। कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। वायु प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो वायु प्रदूषण के लिए बताइए कौन सी गैस जो है वह मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो चाहे जीवाश्म ईंधन के जलने की बात करें, चाहे वायु प्रदूषण के जो मुख्य है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। वायुमंडल में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पेट्रोल से किस वस्तु को निकाल दिया जाता है? तो वायुमंडल में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पेट्रोल से किस वस्तु को निकाल दिया जाता है? तो किसको निकाला जाता है? शीशा को। किसको? शीशा को निकाल दिया जाता है ताकि कम प्रभाव प्रदूषण पर हो। तो वायुमंडल में सुरक्षा कवच के नाम से जाना जाता है। तो वायुमंडल में सुरक्षा कवच के नाम से बताइए किसको जाना जाता है? ओजोन परत को। आगे देखिए, हर घर के रसोई में मुख्यतः वायु प्रदूषण तत्व कौन सा होता है? तो घर के रसोई में, ठीक है, रसोई मुख्यतः वायु प्रदूषण तत्व बताइए कौन सा होता है? जल्दी से इमेज करिए अपने किचन को। ठीक है, कौन सा होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड CO। कौन सा होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO। आगे देखो, 1952 में लंदन में धूप कोहरे के कारण कितने लोग मारे गए थे? धूप और कोहरे के कारण कितने लोग मारे गए थे? कितने लोग? लगभग 400 लोग। आगे देखिए, श्वास नदी शोध, श्वसनिका, दमा आदि रोग किससे उत्पन्न होते हैं? तो बताइए भाई किससे उत्पन्न होते हैं? किससे होते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड से। सल्फर डाइऑक्साइड जैसे श्वास नली में दमा या शोध, इससे आपको गले में दिक्कत होगी, किससे होगी? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 से। किससे होंगे? SO2 से। आगे देखो, तो इसमें अभी इस पार्ट के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। और कंप्लीट वीडियो जो है थोड़ा सा इतना लंबा हो जाता है जिसको हमें थोड़ा सा पार्ट में बनाना पड़ेगा। तो इसलिए फर्स्ट पार्ट में आपके इतने क्वेश्चन और शेष क्वेश्चन आपको सेकंड पार्ट में देखने को मिलेंगे। अभी तक आपको कितने क्वेश्चन आपने किए हैं और कितने सही किए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर टाइप करें। और अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यह क्वेश्चन जो हैं आपके सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सभी सीरीज़ आप देखते रहिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपकी तैयारी बहुत ही सुपर हो जाएगी।